ठीक है। तो इसका ये वाले चैप्टर का हमारा बेसिकली नाम क्या है? रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? रिस्क असेस करते हैं। तो मैं वही बता रहा था कि रिस्क का इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देने का। इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन किन कारणों से हो सकता है? एक तो वो है फ्रॉड और एरर। दूसरा कि भाई गलती है, मतलब बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि गलती हो सकती है। दूसरा कि हम उतने अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हैं। समझ आ रहे है ना? यानी कि सबसे पहले दो चीजें ये नोट कर लेना आप, है ना? ऑडिट रिस्क इक्वल्स टू IR इंटू CR इंटू DR। ये पूरा समझना है अपने को। ठीक है। ये एक तरफ है और दूसरी तरफ ये है। ऑडिट रिस्क मतलब गलत ओपिनियन देने का रिस्क। गलत ओपिनियन कब दे सकते हो आप? जब पहली बात तो गलतियां हैं, दूसरा ढूंढ निकला। अब गलतियां जो हैं तो वो किस कारण से होती है? इनहेरेंट का मतलब ये होता है कि बिजनेस का नेचर ही ऐसा है। जैसे कंस्ट्रक्शन है, हर चीज सब्जेक्टिव है, तो वहां चांसेस ज्यादा है गड़बड़ होने के। दूसरा, गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं कि भाई हमारा कोई कंट्रोल नहीं। अरे सुन, हमने सिस्टम नहीं बना रखे, इस कारण से क्या हो रहा है? गलतियां हो रही हैं। याद रखना हमारा फोकस क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और हमारे रिस्क का मेन फोकस यही है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो दिख रहा है, समझ रहा है, वही एक्चुअल होना चाहिए। तो मतलब सही है। हम बेसिकली यही चेक करने आ रहे हैं कि जो दिख रहा है और जो है वो बराबर है कि नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी दिख रहा है वही हुआ है और वही है या नहीं। मतलब वही हुआ है मतलब P&L और ट्रेडिंग वाले जो है, और वही पोजीशन है मतलब बैलेंस शीट। क्लियर है? सबसे मेन वैसे तो कैश फ्लो वगैरह भी होता है, नोट्स अकाउंट, बहुत सारी चीजें होती है। अभी फोकस करते हैं अगर मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेनली P&L और बैलेंस शीट। तो जितने एक्सपेंस दिखाए, जो भी इनकम दिखाई है, वो जितनी दिखाई है उतनी ही हुई है इनकी पूरे साल में। जो लास्ट डेट में बैलेंस दिखा रहे हैं वही है कि नहीं। इसके गलत होने के क्या चांसेस? इसके गलत होने के चांसेस हैं कि भैया बिजनेस का नेचर ऐसा है कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती, या हर चीज सब्जेक्टिव है, तो एस्टिमेट बेसिस पर आ रही है, तो फिर ऑटोमेटिकली क्या हो गया? रिस्क हो गया। दैट विल बी इनहेरेंट रिस्क। दूसरा कि भाई नॉर्मल एंटिटी है लेकिन हमने अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कंट्रोल नहीं रखा। हमने अकाउंटिंग करने के लिए बंदा सही नहीं रखा। समझ में रहे? हमने जो मान लो कि हमने कंप्यूटर पे रखा रिकॉर्ड, तो 25 तरीके से रिकॉर्ड है। गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आपके पास कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। अरे समझ में? तो इनको ऑफिशियली क्या टर्म दिया गया है? ऑफिशियली क्या टर्म दिए गए हैं इसको? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। इनके कारण गलती होती है। और फिर डिटेक्शन रिस्क, इनके कारण गलती है ना? और डिटेक्शन रिस्क मतलब कि ऑडिटर ढूंढ नहीं पाया। और ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है? कि गलतियां हैं और ऑडिटर ढूंढ नहीं पाया। दैट इज बेसिकली व्हाट ऑडिट रिस्क। तो ऑडिटर गलत ओपिनियन दे देगा, गलतियां हैं और ऑडिटर ढूंढ नहीं पाया। अरे समझ में? ठीक है। अब ऑडिट रिस्क, अगर अपन इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लें, क्या ऑडिट रिस्क जीरो हो सकता है? नहीं। क्यों? इनहेरेंट लिमिटेशन। चलो बहुत बढ़िया टेक्निकल आंसर। और लेमन में, एकदम आम भाषा में, सैंपल चेकिंग। अरे समझ, अब 100% वो चेक कर ही नहीं रहा, समझ में आ रहा है? तो वो 99 भी चेक करेगा, तो जो एक उसने चेक नहीं किया है वो गलत तो हो ही सकता है कि नहीं? हाँ, है कि नहीं? तो ऑडिट रिस्क जो है, ठीक है, वो तुम्हारा इन तीनों से मिलकर के बनता है। अब पहले दो का ऑडिटर तो कुछ नहीं कर सकता। तीसरा जो है डिटेक्शन रिस्क, वो क्या है कि ऑडिटर ढूंढ नहीं पाया गलती को। ऑडिटर ढूंढ क्यों नहीं पाया? क्योंकि लिमिटेशन है। पॉइंट ये है कि गलती होने के चांसेस भी रहेंगे ही और ऑडिटर के ना ढूंढ पाने के चांसेस भी रहेंगे ही। तो ऑडिट रिस्क जो है वो जीरो तो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में ही बात करें, है ना, ये पूरा सब्जेक्टिव है।
लेकिन इसको समझो कि तो फिर ऑडिटर क्या करे, तो मतलब गलतियां हो ही सकती हैं, डिटेक्ट नहीं, मतलब इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन का तो रिस्क रहेगा ही रहेगा। आपको इस रिस्क को कम करना है ना, समझ रहे हो? आप कुछ भी चेक नहीं करो तो बहुत हाई रिस्क है गलत होने का, समझना रहे? आप चेक करोगे तो ये ऑडिट रिस्क क्या हो जाएगा, कम। आप इसी बात का ओपिनियन देते हो, क्योंकि मेरे विचार में मैंने ठीक ठाक चेक कर लिया है, बहुत ही कम चांसेस, चांसेस विल नेवर बी जीरो की गलतियां नहीं होंगी, समझना रहे? देयर विल ऑलवेज बी चांसेस की गलतियां होंगी, ये क्लियर है ना? हमेशा इस बात का चांस होगा कि गलतियां होंगी, लेकिन ऑडिटर उस चांस को समझ लो कि 70% 80% रिड्यूस कर दे रहा है। ऑडिटर उस चांस को क्या कर दे रहा है, 70-80% रिड्यूस कर दे रहा है। इसको ऑडिट के टेक्निकल टर्म्स में बोला जाता है रिड्यूसिंग द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, कि ऑडिट रिस्क को हमको एक ऐसे लेवल पर ले जाकर के रिड्यूस करना है कि वह एक्सेप्टेबल हो, कि इतना चल जाएगा रिस्क, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो इसके लिए अगर मैं किसी एंटिटी का ऑडिट करने जा रहा हूँ, समझ रहे, तो कितने फैले हुए अकाउंट्स, रिस्क असेसमेंट जब मैं कर रहा हूँ तब मैंने ऑडिट स्टार्ट नहीं किया है, समझ रहे, तब मैं वो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूँ जिससे कि मुझे ये अंदाजा लगेगा कि यार कितने मचे हुए हैं अकाउंट्स, समझ में आ रही है बात? कितनी गलतियां पॉसिबल है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, मैं गया, मैं देखा मैनेजमेंट से बात करी, एकदम अनपढ़ है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, फिर अकाउंटिंग का देखा कि दो दो अकाउंटेंट रख रखे हैं, वो उन्हीं के मौसी के लड़के हैं, समझ में आ रहे, ठीक है, और कुछ हिसाब नहीं, ऐसे ही लिख देते, अकाउंटिंग आती नहीं, बीएससी किया हुआ, क्लियर है, ठीक है। तो जैसे तैसे कर रहे हैं, किसी दोस्त से पूछ लिया, कुछ कहीं कुछ कर दिया, कहीं ऑनलाइन एंटर कर दिया, जैसे तैसे बना करके फिर एक अकाउंटेंट के पास ले गए, उसने कुछ भी बना करके इनको दे दिया और ये आ गए ऑडिट करवाने, समझ में आ रही है बात? ठीक है, क्या होगा, इनहेरेंट रिस्क बहुत हाई है। अच्छा, वो सही भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत ही होगा, बट इनहेरेंट रिस्क कि वो गलत होगा बहुत हाई होगी। कंट्रोल रिस्क, कंट्रोल रिस्क इस बात पे निर्भर करता है, जैसे कि मान लो वो अनपढ़, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है, वो भी अनपढ़, पर उन्होंने एक्चुअली में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर लिया मैनेज करने के लिए, तो उनका इनहेरेंट रिस्क तो ज्यादा था, बट उन्होंने एक ऐसा कंट्रोल लगाया जिससे उनकी अकाउंटिंग ठीक हो जाए, समझ रहे? तो कंट्रोल रिस्क कम हो गया, मतलब कंट्रोल अच्छा जितना होगा उतना कंट्रोल रिस्क कम हो गया। ये पहले दो रिस्क क्या कर रहे हैं, आईआर और सीआर, क्या कर रहे हैं ये दोनों, ये मिस स्टेटमेंट कितना होगा इसको तय कर रहे हैं। जब मैं एंटिटी में जाकर के देखता हूँ, मेरे को लगता है कि जैसे मान लो कि कोई एंटिटी जो है वो ब्रोकिंग फर्म का काम कर रही है, स्टॉक मार्केट का, आ रहा है समझ में? और वो ऐप के थ्रू कर रही है और सारा मामला ऑनलाइन चलता है, इनहेरेंट रिस्क बहुत कम हो गया, समझ में आ रही है बात? क्यों? 100% ट्रांजेक्शन बैंक से हो रहे हैं, इनहेरेंट रिस्क इज वेरी वेरी लो कि आप मैनुअल एफर्ट स्टार्ट कर दो। 99% ट्रांजेक्शन बैंक से हैं और अपने आप ऑटोमेटिकली लोग करते हैं और वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होता है, समझ आ रही है बात? 100% मैनुअल काम है, इनहेरेंट रिस्क क्या हो गया, बहुत ज्यादा। अब इन गलतियों को कम करने के लिए मैनेजमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स ली, चार्टर्ड अकाउंटेंट को लगा लिया, एक फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, सॉफ्टवेयर लगा लिया, अरे समझ में, ठीक है, अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग लोगों को अपॉइंट कर लिया, बेसिकली इंटरनल कंट्रोल अगर तुमने बहुत सारे लगा तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। मतलब एक है इनहेरेंट रिस्क, एक है कंट्रोल रिस्क, समझ आ रही है बात? मान लो इनहेरेंटली भी अच्छे हैं और कंट्रोल भी बहुत सारे लगा, तो ये दोनों रिस्क बहुत कम हो गए, तो गलती होने के चांसेस ही कम, तो ऑडिट रिस्क लो हो गया। देखो एआर जो है ना, मान लो आईआर कम हो जाए बहुत तो ऑडिट रिस्क लो हो जाएगा, मान लो सीआर कंट्रोल रिस्क कम हो जाए तो ऑडिट रिस्क कम हो जाएगा। इनका ऑडिटर क्या करता है, असेसमेंट,
कि भैया कितने हैं ये गलती होने के चांसेस, और इसके बेस पे वो तय करता है डिटेक्शन। डिटेक्शन रिस्क इस बात पर निर्भर करता है कि ऑडिटर उसको ढूंढ पाएगा या नहीं। तो बहुत सिंपल सी बात है, जितना ऑडिटर क्या करेगा, चेकिंग बढ़ाएगा, उतना डिटेक्शन रिस्क क्या होगा, लो हो जाएगा। यानी कि डिटेक्शन रिस्क जो है वो ऑडिटर के हाथ में है। डिटेक्शन रिस्क क्या है बेटा, ऑडिटर के हाथ में है। क्या क्लियर है, सुनना रहे, वो अपनी चेकिंग बढ़ा करके डिटेक्शन रिस्क को कम कर सकता है। ये जो है ये किसके हाथ में है, मैनेजमेंट। ऑडिटर कंट्रोल नहीं लगा सकता, अगले साल के लिए सजेशन दे सकता है, बट इस साल जब मैं ऑडिट करने आया हूं तो मैं पिछले साल का कर रहा हूँ। अब मैं बैक डेट में जाकर के तो कोई कंट्रोल लगा नहीं सकता। और इनहेरेंट तो ऐसा है कि भैया बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि गलती हो सकती है। जब भी आईआर और सीआर अगर मान लो कि क्या निकलेंगे, हाई, तो आपको डिटेक्शन रिस्क को कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मकसद क्या है, एआर को कम करना, याद रखो। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखो, ऑब्जेक्टिव लिखो, है ना। ऑब्जेक्टिव है reducing the audit risk to an acceptably low level, reducing the audit risk to an acceptably low level, है ना। उसके बाद फिर ये लिखो, AR इक्वल्स टू IR इंटू CR इंटू DR। प्लस में नहीं चलता, ये मल्टीप्लायर में चलता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मूला बना रखा है, मतलब समझ में आ रही है बात। ये इसलिए बना रखा है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो कि एक्चुअली में कैसा चलता है काम। आया समझ में, है ना। ठीक है, तो IR एंड CR, IR तो किसी के कंट्रोल में नहीं है, CR इज कंट्रोलेबल बाय मैनेजमेंट, DR इज कंट्रोलेबल बाय ऑडिटर। नोट करो, मैं मेन डिस्कशन पहले ही कर लेता हूँ, कर ले रहा हूँ तुम लोग के साथ। ठीक है, देखिए, चलो अब देखो, अब ये जो मैंने तुम्हें बताया ना, AR इक्वल्स टू IR CR DR, अब ये पूरा डिस्कशन जो है वो मैं उससे कनेक्ट करने वाला हूँ। समझ में आ रही है? ऑडिट रिस्क, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, मतलब हम यहाँ पर IR CR की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिस्क असेसमेंट मतलब रिस्क का पता लगाना, इसका मतलब किसका पता लगाना, इनहेरेंट रिस्क का और कंट्रोल रिस्क का। समझ में आ रहा है? ये सारे रिस्क काय के हैं, मतलब IR और CR काय के हैं, गलती होने के या नहीं होने के। गलती कौन सी, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेट हो जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेट दो कारणों से हो सकते हैं, जानबूझ के या धोखे से, फ्रॉड और एरर। अरे समझ में, हम रिस्क असेसमेंट दोनों चीजों का करेंगे। जानबूझ के कितनी गलतियां हो सकती हैं, कितनी गलतियां ये लोग कर सकते हैं, धोखे से कितनी गलतियां हो सकती हैं, मतलब अपने आप ही प्रोन टू रिस्क कितना है, कि कोई की इंटेंशन अगर नहीं भी है गलत करने की तो भी क्या चांसेस है गलत होने के, दैट इज इनहेरेंट रिस्क। अरे समझ,
और मैनेजमेंट ने कंट्रोल लगा रखे हैं कि ये गलती ना हो, फिर भी गलती होने के क्या चांस है, इसका मैं पता लगाऊंगा। उससे मुझे पता लगेगा कि मुझे कितनी डिटेल में चेकिंग करनी। क्यों? क्योंकि मैं जितनी डिटेल में चेकिंग करूंगा, डिटेक्शन का रिस्क उतना ज्यादा कम है। डिटेक्शन रिस्क ये है कि मैं ढूंढ नहीं पा रहा। समझ में आ रहा है? आईआर और सीआर क्या है? रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है? डिटेक्शन रिस्क इज व्हाट? कि ऑडिटर इज अनेबल टू फाइंड अ मिस स्टेटमेंट। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? तो अगर गलतियां होंगी ही कम, तो चेकिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो भी क्या होगा? ऑडिट रिस्क विल बी लोअर। तो या तो गलतियां हो ना, तो ऑडिट रिस्क कम है, और या तो फिर गलतियां अगर हैं तो मैंने चेकिंग इतनी बढ़ा दी कि जितनी भी चेकिंग थी उससे मैं इस बात के लिए श्योर हूं कि नहीं कोई बड़ी गलती नहीं रहेगी। क्योंकि हम लोग मेनली मटेरियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, बहुत सारा तो नहीं हो रहा है। पक्का ये पूरा डिस्कशन समझ में आ रहा है? क्योंकि इसी पर बेस्ड जब सारा जुड़ा हुआ है ना, तो वो एक साथ ही डिस्कस होना पड़ता है। समझ रहे? 2-3 बार के बाद तो समझ में आए। तो रिस्क असेसमेंट के प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट मतलब आईआर और सीआर का पता लगाना। ठीक है ना? यहाँ आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। देखो यहाँ पर एक बात और, ये आईआर और सीआर जो है, इसको बोलते हैं आरएमएम। आरएमएम बोले तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है? तो आईआर और सीआर मिलाकर के क्या बनता है? आरएमएम। ठीक है, ये याद रखना। तो आइडेंटिफाई कौन कौन से रिस्क हैं और उनको असेस करो कि ये रिस्क कितने बड़े हैं। समझ में आ रहा है? मैं एक रैंडम एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं रिस्क को लेकर के दो चीजों का पता करना। कौन सी दो चीजें? ठीक है, रिस्क जितने भी हैं उनकी हमको एक तो लाइकलीनेस देखनी है, और क्या देखना है? मैग्नीट्यूड। ये नोट करो, लाइकलीनेस एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये जो डिस्कशन है ना, इससे सैकड़ों एमसीक्यूज तुम्हारे एक तरीके से होते जा रहे हैं। अरे समझ में, ये ध्यान रखना। तो लाइकलीनेस और मैग्नीट्यूड, ये क्या चक्कर है भाई? ठीक है, लाइकलीनेस और मैग्नीट्यूड समझना। एक होता है किसी भी रिस्क के होने के चांसेस, इसके बारे में मैं कैलकुलेशन करूंगा। फिर अगर वो रिस्क मटेरियलाइज होगा तो वो इम्पैक्ट कितना करेगा, दैट इज बेसिकली मैग्नीट्यूड। जैसे कि एक नॉर्मल सी बात करते हैं, अभी अपन ऑडिट से दूर हो जाते हैं, सिर्फ रिस्क को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, लाइकलीनेस और मैग्नीट्यूड को डिफाइन करते हैं, है ना? अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का, अर्थक्वेक एक रिस्क है। लाइकलीनेस और मैग्नीट्यूड बताओ। लाइकलीनेस कितनी है? कम। लाइकलीनेस का मतलब उसके होने के चांसेस। मैग्नीट्यूड कितना है? नहीं, मैग्नीट्यूड तो बहुत ज्यादा होगा ना। मतलब अपन एक रीजनेबल मान करके चल रहे हैं, मतलब तुम ये मत सोचो कि छोटे मोटे से, है ना? अपन एक वो बड़े वाले ही मान करके चल रहे हैं। तो अर्थक्वेक जो है वो पूरा सब कुछ तबाह कर देता है ना एक तरीके से, तो उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है। अरे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है ना। ये तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आमतौर पर अपन लोग देखें अगर हिस्टोरिकली कि अर्थक्वेक का क्या रहता है मैग्नीट्यूड, तो वो बड़ा रहता है ना, मतलब उसके होने के चांसेस कम है, पर अगर हुआ तो तबाही बहुत मचाता है। समझ में आ रही है ये वाली बात? क्लियर है? तो लाइक्लीहुड और मैग्नीट्यूड, जैसे मान लो कि मैं
बिजनेस के कंटेक्स्ट में बताता हूँ। आपका जो स्टॉक है ना, अब स्टॉक आपने बैलेंस शीट में दिखा रखा है कि भैया मेरा 20 लाख का स्टॉक है सर। मुझे ये पता करना है कि भैया ये मिस स्टेटेड तो नहीं, ऑब्वियसली है ना, 20 लाख है तो 20 लाख ही होना चाहिए। तो अभी चेकिंग करूंगा वो अलग मैटर है, फिजिकल वेरिफिकेशन कर लूंगा। गलत होने के चांसेस किस पर डिपेंड करते हैं? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। ठीक है, क्या मटेरियल, छोटे छोटे बहुत सारा मटेरियल, क्या होगा? हाँ, इनहेरेंट रिस्क ज्यादा होगा, समझ आ रहा है? ठीक है ना। अच्छा, चोरी एक रिस्क है, लाइकलीहुड क्या है उसकी? अगर मटेरियल छोटा है तो ज्यादा है। समझ में आ रही है बात? कितना डायनामिक, एक बार सोच करके देखो। हर एंटिटी में जाकर के एक रिस्क मैंने आइडेंटिफाई किया, चोरी का रिस्क। समझ में आ रहा है? ठीक है, चोरी के रिस्क से होगा क्या? अल्टीमेटली मैं क्यों कंसर्न हूँ चोरी के रिस्क से? क्योंकि अगर चोरी हुई है और मैनेजमेंट को पता नहीं है तो बैलेंस शीट में जितना दिख रहा है उतना एक्चुअल में नहीं है। मेरा मकसद वही है, मैं चोरी रोकने नहीं आया। समझ में आ रहा है? मेरे को चोरी से कोई लेना देना, मेरे को लेना देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मिस स्टेटमेंट से। तो अगर चोरी हुई है और पता नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड हो रहे होंगे, इसीलिए मैं कंसर्न हूँ चोरी से। अब चोरी जो रिस्क है, रिस्क मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, एक पहला क्या है? चोरी। इसके लाइकलीहुड और मैग्नीट्यूड को देखते हैं। इसकी लाइकलीहुड कैसे होगी? डिपेंडिंग ऑन मटेरियल। अगर बहुत छोटा सा मटेरियल है, जेब में आ सकता है, लाइकलीहुड बढ़ती है। ठीक है ना। अब मैग्नीट्यूड, मान लो कि छोटे छोटे आइटम बहुत वैल्यूएबल, समझ में आ रहा है? ठीक है, रेयर मटेरियल और बहुत कम जेब में आ सकता है, लाइकलीहुड ज्यादा है और मैग्नीट्यूड भी। पर अगर मान लो प्लास्टिक की फैक्ट्री, छोटा सा आइटम है, चोरी हो सकता है, बट वो मेरे पास लाखों की तादाद में, लाइकलीहुड ज्यादा है, मैग्नीट्यूड। क्योंकि अगर मान लो 20 लाख का स्टॉक है तो वो बहुत फैला हुआ होगा, कितना चोरी हो जाएगा? मिस स्टेटेड के लेवल तक तो नहीं हो पाएगा ना। पॉइंट ये कि चोरी एक रिस्क है जिसकी लाइकलीहुड ज्यादा है बट मैग्नीट्यूड बहुत कम है। ठीक है ना। अब मुझे देखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड भी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। इतना, इतने कम कंट्रोल की बंदे ट्रक से भर के ले जाएगा तो हाँ, उसका मैग्नीट्यूड भी फिर क्या हो जाएगा, ज्यादा। मैं जब रिस्क असेस करता हूँ तो मैं हर एक रिस्क का लाइकलीहुड और मैग्नीट्यूड देखता हूँ और उस बेसिस पर मैं अपना पूरा डिटेक्शन प्लान करता हूँ। अगर इन्वेंट्री में ये सब रिस्क है तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा? इन्वेंट्री की चेकिंग एग्जॉस्टिव करनी पड़ेगी कि भैया इन्वेंट्री में स्टेट हो सकती है, ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ज्यादा सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। यही है पूरा ऑडिट। ये पूरा ऑडिट का डिस्कशन मुझे मैं आपके साथ अभी कर रहा हूँ, समझ रहे हैं? और ये है सबसे प्रॉपर ऑडिट, जो कि मैं सच बता रहा हूँ बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी नहीं पता, क्योंकि ये वाला चैप्टर छोड़ देते हैं फाइनल तक। आ रहा है समझ में? लेकिन अब मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ गई, क्योंकि इंस्टीट्यूट को अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए। आ रहा है समझ में? क्लियर है ना? इस चैप्टर में बेसिकली ऑडिट रिस्क है, जिसमें हम रिस्क असेसमेंट करेंगे, इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करेंगे, दैट इज बेसिकली असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क। तो असेसमेंट ऑफ इनहेरेंट रिस्क, असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क। समझ में आ रहा है? एंटिटी को अंडरस्टैंड करेंगे, इससे हमको किसका पता लगेगा? इनहेरेंट रिस्क, कि यहां पर गड़बड़ी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस हो सकते हैं, मिस हो ही सकते हैं। इसके इनहेरेंट चांसेस क्या है? इसके अपने आप चांसेस क्या है कि भैया ये तो गलती हो ही सकती है, रोड क्रॉस कर रहे हो तो मर ही सकते हो ना। पॉइंट समझ रहे हो? क्लियर है? गाड़ी चला रहे हो तो भिड़ ही सकते हो, डेथ का रिस्क है। हम उसको कैसे करते हैं? हेलमेट लगाते हैं। तो हेलमेट क्या है? कंट्रोल। पर कंट्रोल भी कई बार काम हो सकता है कि ना करें, तो वो असेसमेंट क्या होगा? कंट्रोल रिस्क। समझ रहे? एक एंटिटी है वो पैदल चल रही है, एक एंटिटी है जो गाड़ी में चल रही है, तो इनहेरेंट रिस्क किसका ज्यादा है? जो गाड़ी में चल रहा है।
तो जो गाड़ी में चल रहा है उसमें हम लोग क्या असेस करते हैं, कंट्रोल रिस्क। हेलमेट लगाया है, अरे सर जैकेट वैकेट पहनी अच्छी, तो कंट्रोल्स है, जिसके कारण क्या होगा कि फिर मिस स्टेटमेंट के चांसेस जो है वो क्या हो जाएंगे, कम। समझ में आ रहा है? तो रिस्क असेसमेंट करेंगे तो फिर हम ये भी देखेंगे कि भैया हेलमेट कौन सी कंपनी का है, लोकल है क्या, ISI। समझ में आ रही है बात? तो आप इंटरनल कंट्रोल्स की भी क्वालिटी देखोगे कि इंटरनल कंट्रोल्स जो लगा रखे हैं वो उसमें ही जो लूपहोल है, तो कंट्रोल का कोई मतलब नहीं। मान लो आपने बोल रखा है कि भैया कोई भी एंटर करेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो सिक्योरिटी गार्ड उसका आई कार्ड चाहिए। अगर सिक्योरिटी गार्ड उतना पढ़ा लिखा नहीं, किसी को कोई भी कार्ड दिखा दे रहा है उसको एंटर करने दे रहा है, तो मतलब कंट्रोल वीक है, मतलब कंट्रोल लगाने के बाद भी हम इस स्टेटमेंट को नहीं लिख पा रहे। बट अगर मान लो कि वो कार्ड है और वो गेट है ऐसा कि जो अनलॉक होगा सिर्फ वो कार्ड के चार्ज, मतलब टेक्निकल हो गया, तो क्या है, तो कंट्रोल अच्छा है, क्योंकि जिसके पास वो कार्ड है वही कर सकता है। पर अगर वो बहुत ही बेसिक टेक्नोलॉजी है जो ऑनलाइन क्रैक हो जाती है तो फिर कंट्रोल वीक हो गया। यही बस सब है ऑडिट में। समझ में आ रही है बात? बाकी ये वाला जो काम मैं बता रहा हूँ ये होता सिर्फ बड़ी एंटिटीज में। लोकल लेवल पर आपको ना रिस्क असेसमेंट देखने को मिलेगा ना कुछ, ये सब नहीं होता यहाँ पर। क्या ये क्लियर है? देखो ये सब इतना रीजनेबल होता है। हम जब एंटिटी में जाते हैं ना, कोई भी चार्टर्ड ज्ञान लोकल लेवल पर अगर ऑडिट होता है तो हाँ यार क्या है, क्या सिस्टम है, अकाउंट से कौन है, क्या है, वो सब ऑटोमेटिक चल रहा है। ऐसे फॉर्मली नहीं होता कि हाँ ये रिस्क असेसमेंट हुआ, ये हमारा इनहेरेंट रिस्क हुआ, ये हमारा कंट्रोल, सब कुछ क्यूमुलेटिव होता है कि जाकर के ऑडिट स्टार्ट कर दिया, फिर जैसे जैसे पता लगता जा रहा है तो वो होता जा रहा है। क्योंकि ये सब बाइफरकेशन भी कब बने, इवेंचुअली ही बनेगा ना। पहले तो ऐसे ही होता था ऑडिट कि हर चीज असेस कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, नेचुरली। अरे सर फिर बाद में समझना है कि यार हर चीज ऑर्गेनाइज वे में की जाए। फिर समझ में आया कि अरे यार छोटी एंटिटी के लिए भी क्या करता है, यहाँ पर जो कंपनीज बनती है नॉर्मली क्या रहता है, प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी रहती है, 4-6 लोग हैं उसके ओनर, वो घर ही वाले। तो ये पूरा ऑडिट का सिस्टम का है कि शेयर होल्डर से गड़बड़ ना हो, तो कोई व्यक्ति खुद के साथ थोड़ी ना गड़बड़ कर लेगा। समझ में आ रही है बात? इसीलिए वो जो कंपनी वाला ऑडिट है, वो प्राइवेट कंपनी अगर सिर्फ सेल्फ ओन्ड है एक तरीके से, तो फिर वो उसका उतना औचित्य नहीं। फिर वो उसकी रिलेवेंस बैंक्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से है, गवर्नमेंट के टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन बाकी ऑडिट सिर्फ फॉर्मेलिटी। क्योंकि हम लोग ये सारा कुछ इस हिसाब से कर रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गलत पिक्चर ना दिखा दें शेयर होल्डर्स को जिनसे उन्होंने पैसा लिया। मतलब मेनली इन्वेस्टर के ये हो रहा है ना ये सारा कुछ। तो फाइनेंशियल्स में तो दिखा रहे हैं 10 करोड़ का प्रॉफिट, एक्चुअल में 2 करोड़ का लॉस। समझ में आ रहा है? तो ये काम कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने खुद के लिए काय को करेगी? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसीलिए वो वैसा हो जाता है। लेकिन पब्लिक लिस्टेड एंटिटीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? कितने सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट चला रहे हैं, 15-20 लोग। समझ में आ रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसलिए चलो खैर, तो अपन लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे एंटिटी को, उसके एनवायरनमेंट को, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, आइडेंटिफाई, असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और उसके लिए हमको प्रोसीजर बताए जाएंगे। तो वो क्या कहलाए, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। मतलब देखो एक प्रोसीजर होगा जिसमें कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, गलती। ठीक है, चल ये नया कॉन्सेप्ट है, डिजिटल ऑडिट। मतलब नया है, पुराना समझ रहा है, मॉड्यूल में ये फ्रेश जुड़ा हुआ है, ये पहले नहीं था। ठीक है ना? क्लियर है? चलो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी कि ऑडिटर गलत ओपिनियन देते। अनक्वालिफाइड मतलब कि क्लियर ओपिनियन कि सब कुछ सही है, अनक्वालिफाइड मतलब कि सब कुछ सही है ऐसा बोल दे जबकि नहीं है। ठीक है ना? जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मटेरियली मिसस्टेटेड है। ठीक बात है? Even with the well-planned and properly executed audit, the risk of an incorrect opinion
कैन नॉट बी रिड्यूस टू जीरो बट कैन बी मैनेज्ड और मिटिगेटेड। समझ में आ रही है बात? ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी जीरो, ये एक एमसीक्यू है, क्लियर है? मिटिगेटेड मतलब कम किया जा सकता है। दो चीजों से कम होता है, एक अपने आप कि एंटिटी ही इतनी अच्छी है कि रिस्क कम है, गलती होने के चांसेस कम है। दूसरा, मैं अपनी चेकिंग इतनी कर लूं कि इतना चेक करने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि हाँ यार यहाँ पर गलतियां नहीं है, मैंने मैक्सिमम चीजें चेक कर ली। क्लियर है ना? फिर क्या है बेटा? कॉजेज एंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क के कंपोनेंट्स क्या है? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। रिस्क दैट मटेरियल स्टेटमेंट could occur due to the nature of the client's business, complexity or susceptibility of fraud or error without considering internal control। तो अब इंटरनल कंट्रोल छोड़ दो, बिल्कुल बेस नेचर पे देखो कि एंटिटी में गलती होने के चांसेस कितना है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है। सॉफ्टवेयर में भी इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? लेकिन मतलब सॉफ्टवेयर में तुम बोल सकते हो कि अब मल्टीपल चीजें हैं, मतलब उसमें तो बाय डिफॉल्ट कंट्रोल्स होते ही होते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वाले कंट्रोल्स होते हैं ना, तो मैनुअल में ही अपन देख सकते हैं कि कंट्रोल्स नहीं है। ठीक है? कोई एंटिटी है जिसमें कि कोई व्यक्ति, मतलब ये मेनली ब्रोकिंग फर्म का है ना, कि बस वो ग्राहक मिला दे रहे हैं और ट्रांजेक्शन 100% बैंक से हो रहे हैं, तो मतलब वहां पर इनहेरेंट रिस्क आपका बहुत ही लो हो। बिल्कुल बेसिक स्टेप्स में चल रही एंटिटी, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ट्रेडिंग है पूरा, 100% माल बैंक पेमेंट से आता है। समझ में रहा है? फिक्स स्लॉट है। सोचो इतनी ऑर्गेनाइज एंटिटी नहीं होती, लेकिन मतलब समझो अगर हो तो इनहेरेंट रिस्क कितना कम होगा, ये उसका ऑडिट एक दिन में हो जाएगा। क्या भैया, उसमें है ही का मिस्टेक करने के लिए। समझ में आ रहा है? करेंगे उसका भी, कि उसमें भी देखना पड़ेगा कि गलती के चांसेस वगैरह क्या है ना? कंट्रोल रिस्क, रिस्क की क्लाइंट ने जो इंटरनल कंट्रोल्स लगाए, क्लाइंट ने कंट्रोल लगाए, वो भी मिस स्टेटमेंट्स को नहीं रोक पा रहे हैं। ठीक है? और डिटेक्शन रिस्क कि भैया ये जो ऊपर के दो रीजन है, इनके कारण कुछ मिस स्टेटमेंट्स हो गए हैं, लेकिन ऑडिटर ढूंढ नहीं पाया। क्यों ऑडिट रिस्क कंप्लीटली एलिमिनेट क्यों नहीं हो सकता? इनहेरेंट रिस्क। समझ में आ रही है बात? देखो, एक चीज समझना, आप कितने भी सबूत देख लो, वो झूठे तो हो ही सकते हैं ना। आ रहा है समझ में? है ना? तो देर विल ऑलवेज बी चांसेस, जजमेंटल नेचर होता है। ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट यूज करता है, हर चीज आपकी ऑब्जेक्टिवली नहीं हो सकती है। समझ में आ रहा है? कि बिल्कुल एकदम यस नो प्लस माइनस में अपन लोग कर ले। यूएस गैप वगैरह में होता है कई बार, ठीक है, कि भाई वो बहुत स्पेसिफिकली डिफाइंड, कि 50% से ऊपर गया तो उसका ट्रीटमेंट ये होगा, 50% से नीचे गया तो ये ट्रीटमेंट होगा। हमारे यहाँ का ज्यादा अच्छा सिस्टम है, पर वो ज्यादा बुरा बन चुका है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का ऐसा है कि भैया आप रीजनेबिलिटी देख लो, बिजनेस के साइज के हिसाब से देख लो, क्योंकि किसी के लिए 5 लाख बड़ा अमाउंट है, किसी के लिए 5 लाख छोटा अमाउंट है। समझ में रहे? बट इस सब्जेक्टिविटी का नॉर्मली यूज कैसे किया जाता है? नेगेटिवली, कि हमको क्या दिखाना है उसको, हम उस हिसाब से अज्यूम कर लेंगे। इन जनरल वो बनाया गया है ज्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन इन जनरल वो काय के लिए यूज होता है? इसलिए इंसानों को रूल्स की जरूरत होती है। जितनी फ्रीडम मिलती है उतने बिगड़ जाते हैं लोग। आ रहा है समझ? क्लियर है? मतलब ये बात मैं किसके लिए कह रहा हूँ? हर व्यक्ति के खुद के लिए आप नोटिस करना। समझ में आ रहा है? जिन बच्चों को बचपन से डिसिप्लिन रखा जाता है ना, उनकी ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन की आदत बन जाती है। आ रहा है समझ में? देखो मैं तुमको बताता हूँ, कंट्रोल में वीकनेस बताता हूँ तुमको। ठीक है? एक इनहेरेंट रिस्क, बच्चे बिगड़ने का इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, इन तीनों की बात करते हैं, है ना? बच्चे बिगड़ने के इनहेरेंट रिस्क क्या है? क्या लगता है?
घर का माहौल सही नहीं है। आ रहा है समझ? ठीक है ना, कि घर में घर वाले ही सब लड़ते रहते हैं और वो सारा कुछ है, क्या होगा? इनहेरेंट रिस्क है ना कि बच्चे बिगड़ेंगे ही। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब या पेरेंट्स इलिटरेट है, इनहेरेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर बार ऐसा होगा, तुम पॉइंट समझो। मान लो कि पेरेंट्स इलिटरेट है, तो भी तो बच्चा बहुत अच्छा बन जाता है, बट रिस्क ज्यादा होता है ना उसकी गड़बड़ होने का। पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर है? अब ठीक है, मान लो इनहेरेंट रिस्क है ना, तो भी क्या हो सकता है, कंट्रोल लगा करके बच्चे को बिगड़ने से रोका जा सकता है। पेरेंट्स इलिटरेट है लेकिन अमीर है, तो उन्होंने किसी पढ़े लिखे को क्या कर लिया, नौकरी पे लगा लिया कि भाई बच्चे नहीं बिगड़ने चाहिए। समझ में आ रहा है? अब कंट्रोल लगाने से क्या होगा, बच्चे नहीं बिगड़ेंगे, बट कंट्रोल लगाने के बाद भी इस बात का रिस्क रहेगा कि बच्चे बिगड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कंट्रोल उतने अच्छे से काम ना करे। ये पूरा एक बिजनेस एंटिटी में भी चलता है। सोचो आपने कंट्रोल्स अच्छे लगा लगा रखे और बच्चा स्कूल जाके बिगड़ जाए, तो आप वहां भी कंट्रोल लगाओ। आप पॉइंट समझ रहे हो ना? क्लियर है? ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं। तो ऑडिट रिस्क विल ऑलवेज बी देयर, क्योंकि जजमेंटल नेचर रहता है। क्योंकि भैया हम सैंपल बेसिस पे करते हैं, तो आप ये कभी नहीं बोल सकते कि सही होगा, क्योंकि 100% तो तुम चेक ही नहीं कर रहे। तो कहां से इस बात पे तुम ओपिनियन दे दोगे कि सब कुछ सही रहे? बताओ, है चांसेस कि तुम सबके सही होने का ओपिनियन दे दो? सवाल ही नहीं उठता। तीसरा, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। देखो आप इंटरनल कंट्रोल कितने ही लगा लो, पर वो भी हो सकता है परफेक्टली काम ना कर पाए। आप कितने ही सॉफ्टवेयर लगा लो, कितने कुछ लगा लो, चांसेस विल बी देयर। क्लियर है? और कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट, रैपिड चेंजेस, इमर्जिंग रिस्क। आप समझो, अगर मैं सिर्फ फ्रॉड वाली बात करूं कि पहले लोग कैसे फ्रॉड करते थे और आज की डेट में कैसे कैसे फ्रॉड करते हैं। तुम सुना ना, फोन कॉल आते हैं, लिंक्स आ जाती हैं। पहले कितना घटिया उनका सिस्टम होता था कि फोन करते थे और फोन कॉल पे ही समझ में आ जाता है कि फ्रॉडस्टर है। समझ आ रहे हो? धीरे धीरे वो भी क्या हो रहे हैं, इम्प्रूव, फ्रॉड वाले। समझ आ रहे हैं? और इतने तरीके हैं कि आधे से ज्यादा तुम्हें भी पता भी नहीं होंगे। समझ में आ रहे? राइट फ्रॉम बैंक के काउंटर में जो बंदा पैसे जमा कराने आया है वो अनपढ़ है, वहां तक से फ्रॉड आज भी होता है, हर लेवल पर फ्रॉड होता है। पता है तुमको कि बैंक के काउंटर पे लोग खड़े होते हैं ना, कुछ लोग इलिटरेट होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं फ्रॉड वाले कि चलो हम भरवा दे रहे फॉर्म, और वो पैसे लेके भग जाते हैं। कितना मैनुअल लेवल पर हुआ, और कितना सोफिस्टिकेटेड कि आपको एक मोबाइल पे लिंक आया, आपने बस क्लिक किया और पैसे उड़ गए। एक केस हुआ था पिछले साल। ठीक है, तो एक बंदा था, वो क्या कहते हैं, पशुपति नाथ गया था। ठीक है, तो ट्रेन में था, उसका मोबाइल चोरी हो गया। ठीक है, अब मोबाइल चोरी हुआ तो ऑब्वियसली बात है, उसने बैंक अकाउंट जो है वो ब्लॉक करा दिया। पर फिर कुछ हुआ नहीं, उसने बैंक अकाउंट अपना ओपन करवाया। जब उसने ओपन करवाया, तब उसके अकाउंट से पैसे निकलने लग गए अगले दिन। अगले दिन उसके अकाउंट से पैसे निकलने चालू हुए। समझ ना रहे? और 2 से 3 बार निकल गए, क्योंकि इसमें लिमिट रहती 10-10 हजार फोन पे वगैरह से। मतलब उस बंदे ने सिर्फ मोबाइल मोबाइल फोन चोरी नहीं किया, उसने उसके गूगल पे से पैसे निकाले और किसी अकाउंट में ट्रांसफर किए। और उसके बाद फिर ये बंदा अपना गूगल का अकाउंट चेंज नहीं कर पा रहा था, पासवर्ड वहां से वो उसको अलाउ नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके पास उसका डिवाइस था जो कि अनलॉक कर लिया होगा उसने, या अनलॉक मिला होगा उसको, वट एवर। मतलब उसने 50,000 रुपए निकाल लिए, कुछ मोबाइल फोन तो गया, अपने अकाउंट से एक्चुअली पैसे निकाल लिए। एक सीरीज आई थी जमतरा करके, सुना है तुम लोगों ने? तो एक एक्चुअली जगह है झारखंड, ये उसके आसपास, वहां पे सब लोग
यही कर रहे हैं। मतलब फॉल्स बैंक अकाउंट हैं, लोगों के नाम से खुल जाते हैं, जिन लोगों को पता नहीं है, बस उनसे उनको कुछ कमीशन दे करके उनसे पैसे ले लेते हैं, उनके अकाउंट में पैसे लगाते हैं। फ्रॉड कौन कर रहा है? सिम नकली पूरी आ जा रही बल्क में, फिर वो उसको अलग करके, मतलब सिम तोड़ के, मतलब कोई पुलिस वाला ट्रैक करेगा तो पहुंच ही नहीं सकता कि किसने किया था फ्रॉड। मतलब तुम फोन पे अगर फ्रॉडस्टर तुम पहचान गए ना, तो तुम उसको बात करके बोलोगे कि अरे तेरा, तो वो बोलेगा कि जाओ दे दो पुलिस में, कुछ नहीं कर पाएगी पुलिस, ट्रैक ही नहीं कर पाएगी। समझ में आ रहा है? बहुत आगे बढ़ चुके हैं फ्रॉड वगैरह। तो इसलिए ध्यान रखना, जैसे कि जितनी फैसिलिटी होती है ना, उतना ही चांसेस होते हैं गड़बड़ होने के, ये ध्यान रखना। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास कार्ड है या मोबाइल फोन से होने लग गया ना कि टच करके बस क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगी। वॉलेट में रखा है तुम्हारा कार्ड या फोन, तुम्हारा बस फोन उसके पास जाएगा, लॉक्ड फोन, और पेमेंट कर दोगे। ये लोग फैसिलिटी दे रहे हैं बैंक वाले सहूलियत के लिए, बट तुम ये भी तो सोचो ये सहूलियत कितनी खतरनाक है। समझ में आ रही है बात? चलो खैर, अपन इसमें आ जाते हैं ऑडिट में। वैसे तो दुनिया में बहुत ही सारे रिस्क है, ठीक है। ठीक, ये याद रखना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि ये मॉड्यूल के दिए हुए पॉइंट्स हैं। अगर आप मुझसे जनरल पूछोगे तो मैं 50 फैक्टर्स गिना दूंगा, लेकिन आपको एग्जाम में यही लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है ना? चलो, अब क्या मकसद क्या है ऑडिट रिस्क को कम करना है? ऑडिट रिस्क को कितना कम करना है? एक्सेप्टेबली लो लेवल। कैसे तय करें कि एक्सेप्टेबली लो लेवल होगा? तो ऑडिटर जाता है और एक रीजनेबल अमाउंट निकालता है, मटीरियलिटी बोलता है उसको, कि जैसे 1 करोड़ की एंटिटी है तो वो निकालेगा ऐसे कि हाँ यार कुछ इसका परसेंटेज ले लेते हैं प्रॉफिट का, सेल्स का, तो उसने मान लो निकाला कि 5 लाख से ऊपर का मिस स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए। तो उसका पूरा ऑडिट का जो प्लान है वो 5 लाख को ध्यान में रख करके बनता है। याद रखो, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन 5 लाख के ऊपर, क्या कहते हैं, जुड़ जुड़ के भी छोटे छोटे ट्रांजेक्शन 5 लाख के ऊपर का स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के ऐसे समझो कि जो ऑडिटर है ना, वो एक तरीके से ये बोल रहा है कि हाँ भाई तुम चिंता मत करो, 5 लाख से ऊपर का मैसेज स्टेटमेंट नहीं होगा ऐसे एंटिटी में, जब वो ये बोल रहा है। मतलब हो सकता है केयरफुली प्लान, सब्जेक्टिव बात है, लेकिन इन जनरल वो रीजनेबल एश्योरेंस इस बात का दे रहा है। क्या ये क्लियर है? ठीक है ना? तो कैसे वो कम करेगा? सबसे मेन बात, प्रॉपर प्लान करेगा। क्लियर है? थॉरो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाएगा। मटेरियलिटी के थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मतलब लिमिट्स, तो प्रॉपरली सेट करेगा इसकी लिमिट्स। फिर क्या है? अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स बिजनेस, क्लाइंट के बिजनेस को अंडरस्टैंड करेगा, इंडस्ट्री, नेचर ऑफ ऑपरेशंस एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। ठीक है ना? इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, इन सबको चेक करेगा। इससे क्या होगा? क्लाइंट के बिजनेस को वो समझेगा और इनहेरेंट रिस्क के बारे में अंदाजा लगाएगा। समझ में आ रहा है? फिर वो उस एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स को देखेगा, कितने क्या कंट्रोल्स जो है वो एंटिटी ने लगाए हैं। ये क्लियर है ना? स्टडिंग द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल्स, assessing whether controls are effective in preventing, detecting fraud and errors. क्लियर है? तो समझ लो क्या कर रहा है वो, प्लानिंग कर रहा है, फिर वो क्लाइंट का बिजनेस समझ रहा है, फिर वो इंटरनल कंट्रोल समझ रहा है, फिर इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट कर रहा है। इंटरनल कंट्रोल मतलब पॉलिसी, कितनी भी पचासों हजारों पॉलिसीज हो सकती हैं। मैं ये नोटिस करूंगा कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मिसेस स्टेटमेंट से रिलेटेड कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल है। समझ में आ रही है बात? भाई उनके तो इस बात के भी कंट्रोल्स होंगे ना कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, एम्प्लॉय टाइम पे आना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? और अच्छे लोग ही एम्प्लॉय होने चाहिए, कितनी नहीं पॉलिसी होंगी। समझ में आ रहा है?
मुझे उनकी सारी पॉलिसी से कोई मतलब नहीं। मैं ये देखूंगा कि भैया रिस्क कहाँ है, क्या गड़बड़ हो सकती है, इससे रिलेटेड कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल है। आ रहा है समझ? क्लियर है? परफॉर्मिंग वॉक थ्रू, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंट टेस्ट, ये सारे डिटेल्ड प्रोसीजर जो अपन लोग पढ़ने वाले हैं। वॉक थ्रू, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस मैं दोबारा से कैलकुलेट करके देख लूंगा, लोगों से पूछूंगा, दैट विल बी इंक्वायरी। वॉक थ्रू मतलब मैं किसी एक पूरे सिस्टम को शुरू से एंड तक ऑब्जर्व करूंगा परफॉर्म होते हुए। क्लियर है ना? अच्छा, अगर कंट्रोल्स रिलायबल है तो ऑडिटर थोड़ा सा रिलैक्स होगा, समझ में आ रहा है? और ऑडिटर जो है वो चेकिंग थोड़ी सी अपनी कम कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेट मकसद क्या है? ऑडिट रिस्क को कम करना। क्लियर है? ठीक है ना? फिर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, तो डिटेल्ड टेस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड बैलेंस, ये क्या है? डिटेल्ड चेकिंग वो करेगा, क्या की मतलब ये अब रिस्क असेसमेंट से बाहर आ गया। ये एक्चुअल चेकिंग है, क्या बिल देखा, क्या यार ये इसका सबूत देख लें अपन लोग, एविडेंसेस एविडेंसेस देख करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डायरेक्टली जो अमाउंट है उनको अपन लोग क्या कर रहे हैं? वैलिडेट कर रहे हैं मतलब। ठीक है ना? फिर एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू डिटेक्ट अनयूजुअल पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स। एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना, रेशियोज वगैरह के, मतलब देखो सेल्स इतनी है तो परचेज इतनी होनी चाहिए, तो स्टॉक इतना होना चाहिए, तो डेटर्स इतने होने चाहिए, तो ये सब चीजें रिलेटेड होती है ना। उन सबके इंटर रिलेशन को समझ करके ये आइडेंटिफाई करना कि कहीं अगर अनयूजुअल दिख रहा है तो देयर मे बी चांसेस ऑफ फ्रॉड। आ रहा है समझ में? उसको अपने को ध्यान में रखना है ना? फिर क्या है? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, recognize that technology based systems can reduce manual errors but may introduce new risk। समझ में आ रहा है? मैनुअल एरर तो कम हो जाएंगे बट नए रिस्क आ जाएंगे, साइबर रिस्क, डेटा इंटीग्रिटी इश्यूज। भाई तुमने पैसा फिजिकल रखा तो तुमने तिजोरी अच्छी लगाई, दैट विल बी इंटरनल कंट्रोल। पैसा बैंक में रखा तो ऑनलाइन ट्रांसफर, किसी लिंक पे क्लिक करना, नए रिस्क आ रहे ना। समझ में आ रही है बात? तो ये सारा रीड करो एक बार। इंश्योर आईटी कंट्रोल एंड सिक्योरिटी मेजर्स आर इन प्लेस। लिख लो, ये साइड वाले पॉइंट्स तो लिख ही डालो। समझ में आ रहा है? ऊपर वाले से मतलब पहले ये है ना, वो तो लिख लिए थे तीनों कंपोनेंट्स, ये लिख लो सबके साइड हेडिंग्स। व्हाई ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड, है ना? इसके ये वाली साइड हेडिंग्स लिख लो। ठीक है, एड्रेसिंग ऑडिट रिस्क के ये 6 से सिर्फ साइड हेडिंग्स लिख लो, ये एक तरीके से और शॉर्ट नोट्स हो गए तुम्हारे।
ठीक है, लिख लिए सारे? ठीक है ना? तो अब देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ गेनिंग नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस। क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज क्यों गेन कर रहे हैं अपन लोग? हम अंडरस्टैंड ये कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट होता है, कॉस्ट इंकर होती है, और द की ऑपरेशनल प्रोसेसेस, मेन आपके ऑपरेशन प्रोसेसेस वगैरह क्या है, सिस्टम और कंट्रोल वगैरह क्या है, ठीक है ना? कैसे आप इंश्योर करते हो अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी, है ना? और आप इवेल्युएट करते हो वेरियस सब सिस्टम्स। देखो क्या होता है, एक बड़ा सिस्टम, उसके अंदर में बहुत छोटे छोटे सब सिस्टम्स हैं, समझ में आ रहा है? जैसे कि हमारी पूरी बॉडी एक सिस्टम है, और हार्ट अपने आप में एक सब सिस्टम है, किडनी अपने आप में एक सब सिस्टम है, लिवर का अपने आप में एक सब सिस्टम है, उसका अपना एक अलग सिस्टम चलता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, पूरी बॉडी का अलग चलता है। आ रहा है ये समझ में? तो ये सारे सिस्टम्स एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। आ रहा है समझ में? तो वो इंटरेक्शन भी आप क्या करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है? और टेक्नोलॉजी में असर्टेन द एक्सटेंट ऑफ कितना ऑटोमेटेड है आपकी एंटिटी, और पर्टिकुलर आईटी रिस्क आपके हैं क्या, मतलब कि आपके सॉफ्टवेयर के चेंजेस करने के लिए कौन अलाउड है, कौन अलाउड नहीं है। समझ में आ रहा है? देखो एक चीज समझो, आप एटीएम से पैसे निकाल रहे हो, आप उसमें 100 रुपए डाल रहे हो, 1000 निकल आए, तो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है ना। तो आपको प्रोग्राम भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो समझो, मान लो गलती से 100 रुपए निकाल लेते हो, तो जो व्यक्ति 200 निकाल रहा है, 500 निकाल रहा है, 1000 निकाल रहा है, 50,000 निकाल रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जो व्यक्ति 100 रुपए निकाल रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है। जब सिस्टम डेवलप होता है ना, तब प्रॉब्लम्स पता नहीं लगते, यूजर को पता लगते हैं, बग्स बोलते हैं ना। तो वो बग्स किसी किसी सिचुएशन में आते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर रहते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी एक जगह पर क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं, बट बनाते समय कई बार उसको पता नहीं लगता, इसलिए टेस्टिंग बहुत एग्जॉस्टिवली होती है। तो ये होते हैं, ये कहलाते हैं आपके क्या, आईटी रिस्क। अब आईटी रिस्क भी दो टाइप के होते हैं, एक कि बनाने में गड़बड़ हुई, और एक बनाने वाले ने गड़बड़ करी। पता है बैंक के एक बार सॉफ्टवेयर में क्या हुआ था, तो बंदा जो था ना, उसने ये लगाया था कि जो भी ट्रांजेक्शन होंगे जितने, उनके जैसे मान लो आपका, अच्छा बैंक के ट्रांजेक्शन होते हैं तो वो पूरे पैसे तक में होते हैं। तो उसने बोला कि आपके जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, उसमें आपके पॉइंट के बाद के जो पैसे हैं, मान लो आपका ट्रांजेक्शन है 2 रुपए 30 पैसे का, तो वो 30 पैसे हट करके एक अलग अकाउंट में चल जाए। जितने ट्रांजेक्शन होंगे सबके पैसे अलग हट करके एक अकाउंट में। पता नहीं 4 या 25 करोड़ का फ्रॉड, क्योंकि सबके अकाउंट्स का क्या होने लग गया, राउंड ऑफ होने लग गया, और वो पैसे उठ करके कहाँ जाने लग गए, दूसरे अकाउंट।
सबके अकाउंट से वो इकट्ठा हो गया। समझ में आ रहा है? ये कौन सा आईटी रिस्क है? जानबूझ के किया वाला। क्लियर है? ठीक है। फिर क्या है? मूविंग बियॉन्ड कंट्रोल्स टू रिस्पॉन्ड टू रिस्क। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस तो नहीं हुई, ये तरीका हुआ एक तरीके से। मतलब जब आप जानोगे बिजनेस को तो क्या क्या जान लोगे। समझ में आ रहा है? क्लाइंट के बिजनेस को जब आप जानोगे तो क्या क्या जान लोगे। फिर मूविंग बियॉन्ड कंट्रोल टू रिस्पॉन्ड टू रिस्क। ठीक है ना? मतलब अब यहां तक में क्या किया अपन ने? एक तरीके से रिस्क असेस किए। अब रिस्क पता चल गया तुमको कि क्या क्या। नाउ व्हाट विल यू डू? तो ये है क्या? रिस्पॉन्ड टू रिस्क। तो रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी क्या है? अगर कंट्रोल्स वीक है तो क्या करेंगे हम? सब्सटैंटिव टेस्टिंग बढ़ा देंगे। नहीं आया समझ? अगर रिस्क क्या है, अगर कंट्रोल्स क्या है, वीक है, तो सब्सटैंटिव टेस्टिंग बढ़ा देंगे। बेसिकली क्या कर रहे हैं? अगर अपन ब्रॉडली बात कर रहे हैं रिस्क असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आरएमएम बढ़ा हुआ है तो डीआर को कम करना है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक मतलब इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल। इसमें कोई भी चीजें बढ़ी हुई है या दोनों ही बढ़े हुए, तो डिटेक्शन रिस्क हैज टू बी मेड, है ना? समझ में आ रहा है? उसको लो रहना पड़ेगा। और डिटेक्शन रिस्क को लो करने के लिए ऑडिटर को क्या करना पड़ेगी? ज्यादा चेकिंग। आ रहा है समझ में? तो दैट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑडिटर टू रिस्क। इफ रिस्क इज मोर, ऑडिटर विल resort to more and more checking. समझ में आ रहा है? If risk is high, then auditor will resort to more and more checking. Then the detection risk will be low, and then the overall audit risk will be low. आ रहा है समझ में? ठीक है। कंट्रोल्स वीक है तो सब्सटेंटिव टेस्टिंग बढ़ा दो। फोकस ऑन एरियाज विद हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। मतलब हाँ, तो आरएमएम एक ओवरऑल लेवल पर भी निकला मतलब, और एक किस लेवल पर निकला? हाँ, एक किस लेवल पर निकला? ओवरऑल। और एक इंडिविजुअल अकाउंट लेवल। जैसे कि पर्टिकुलर अकाउंट्स गड़बड़ हो सकता है तो क्या होगा? उन पर्टिकुलर अकाउंट्स का मैं क्या करूंगा? चेकिंग बढ़ा दूंगा। मतलब पॉइंट समझ रहे हो? ये ऐसा नहीं होगा कि पूरी एंटिटी का ऑडिट बढ़ा। ओवरऑल रिस्क अलग चीज होती है, और एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट लेवल गड़बड़। जैसे मैंने बोला ना, इन्वेंट्री गड़बड़ हो सकती है, उसकी चेकिंग बढ़ा दो। सेल्स गड़बड़ हो सकती है, उसकी चेकिंग बढ़ा दो। तो ऐसे एरिया वाइज ऑडिटर क्या करता है? नंबर ऑफ सैंपल्स इंक्रीज करता है। बोलो क्लियर है ना? फिर क्या है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? ये अलग से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। Basically, professional skepticism is the attitude which the auditor carries throughout the audit. समझ रहे? तो आप क्या हो? आप ऑडिटर। आप क्या करने गए हो? ऑडिट ऑब्वियसली। समझ रहे? तो आप जब ऑडिट करोगे, समझ रहे, तो आपको किस बात का ध्यान रखना है? आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, कि कहीं थोड़ी सी भी ग्रे एरिया दिखता है कि भैया ये गड़बड़ हो सकता है, वो गड़बड़ हो सकता है, वहां मतलब हर समय आपको अलर्ट। दूसरा, बिना सबूत के माननी नहीं है बात। और क्या करना है? क्वेश्चन पूछने खूब सारे। समझ आ रहा है? तो अगर आपको एग्जाम में आता है व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ठीक है, तो वो क्या, उसको डिफाइन कैसे करोगे? कि
Basically, professional skepticism is the attitude of your behavior of questioning mind and being alert to the conditions indicating possible misstatement. बी अलर्ट, कहाँ पर मिसस्टेटमेंट हो सकता है, कौन झूठ बोल रहा है, समझ रहा है। हर चीज को लेकर के आपको क्या रहना पड़ेगा, स्केप्टिकल। स्केप्टिकल क्या होता है, शक्की टाइप का, समझ आ रही है बात, ठीक है। क्या चाहिए तो ये कैसे, लोगों का इतना एटीट्यूड जाता है ना वैसा। मतलब मैं ऑडिट करने गया था, मैं हमेशा बताता हूँ मेरी बात। मैं ऑडिट करने गया था, तो हमारी जो मैनेजर थी, ठीक है, उसने ऑडिट किया, तो क्लाइंट साहब आप हर चीज का सवाल पूछते हो ना, ठीक है। तो ऑडिटर के लिए खाने वाने का भी आता है, तो पिज्जा मंगाया हमने डोमिनोज से, ठीक है। तो रुक गए सब खाने, तो उसने बोला कि, जो क्लाइंट था उसने बोला कि लो आप, ठीक है ना। तो मैनेजर बोले कि अरे आप भी लो, समझ आ रहा है। तो उसने बोला कि हमारा हो गया, तो बोले कि डब्बा आपका। अरे भाई, मतलब कि अगर आपने खाया तो आपका डब्बा था, मतलब एटीट्यूड समझ रहे हो? ठीक है, कि कितना नेचुरली सबूत ढूंढने का एटीट्यूड, कि अगला बोल रहा खा लिया, तो ये क्या कह रहे, ओके ओके, या वैसे नहीं, समझ में कह रहे कि अच्छा तुमने जो खाया होगा तो तुम्हारा डब्बा होगा, मतलब खाली डब्बा कहा है तो दिखा, तो मानते हैं कि तुमने खाया, तुम अब बात नहीं मान रहे तुम। ये ऑडिट नहीं चल रहा है, लेकिन बिहेवियर ही क्या हो गया, स्केप्टिकल, समझ में रहे। दिस इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, पर्सनली स्केप्टिसिज्म हो गया है, समझ में आ रही है, क्लियर है ना। आपको कोई भी चीज जो बोली जा रही है, यू डोंट एक्सेप्ट इट ऑन फेस वैल्यू, समझ में आ रहा, मुझे उससे रिलेटेड सबूत दिखाओ तो मैं मानता हूँ, और मैं उसको डॉक्यूमेंट कर लूंगा, मतलब मैं अपने पास सहेज के रख लूंगा, लिख लिख के, या उसकी कॉपी जो भी है, ताकि मुझे कल को साबित करना पड़ेगा ना। मेरे से लोग पूछेंगे तुमने ऑडिट किया कि नहीं किया, हमने कहा यहाँ किया था, बोले यहाँ तो शक होना चाहिए, बोले हमको हुआ था, तो तुमने उसको एड्रेस कैसे किया, हमने ये वाला सबूत ले लिया था। आ रहा है ये समझ में, यही चलता है पूरे ऑडिट में। देखो, मेंटेन अ क्वेश्चनिंग माइंड एंड क्रिटिकली इवैल्यूएट एविडेंस। किसी भी चीज का क्रिटिकल इवैल्यूएशन जो है वो ये होता है, समझ रहे, कि starting from assuming if it is wrong, आ रहा है समझ में, कि why it can be wrong या why it can be वैसे, समझ में आ रही है बात, क्लियर है। मतलब अगर ये सही है तो प्लीज साबित करें। मैं बाय डिफॉल्ट गलत मान के लिख नहीं दे रहा हूँ, बट मैं सही बिना सबूत के नहीं हूँ, सिंपल सी बात, क्लियर है। और मैं क्या कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेट अनयूजुअल ट्रांजेक्शन और ट्रेड्स। कहीं भी मेरे को ऐसा लगा कि यार ये तो ऐसा पैटर्न तो गड़बड़ है, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, चेकिंग बढ़ा दूंगा उस एरिया में अपनी। मुझे बेसिकली ये इंश्योर करना है कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उसमें मटेरियल स्टेटमेंट तो नहीं है, समझ में आ रही है बात। मिल गए तो फिर मैं वैसे रिपोर्ट करूंगा, समझ में आ रहा है। और नहीं मिले तो मैं बोलूंगा कि ट्रू एंड फेयर। पर नहीं मिले, इस बात पे काफी श्योर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं सैंपल बेसिस पे चेकिंग करता हूँ। तो जब मैं सैंपल बेसिस पे चेकिंग करूंगा, तो मुझे अगर गड़बड़ की आशंका दिखी तो मैं वहीं अपने सैंपल बना दूं, मेरे भैया ज्यादा चेक करना पड़ेगा, तब मैं श्योरिटी से बोल पाऊंगा कि गड़बड़ नहीं है, क्लियर है, ठीक है ना। चलो कंक्लूजन। Audit risk an inherent past is an inherent part of the audit process. It cannot be completely eliminated, only minimized. Audit risk को सिर्फ कम किया जा सकता है. Thorough knowledge of the client's business and effective evaluation testing of internal control critical in mitigating that. क्लाइंट का बिजनेस नॉलेज लो, इंटरनल कंट्रोल टेस्ट करो, इससे क्या होगा, अगर आप सेटिस्फाई हो गए तो मतलब फिर ऑडिट रिस्क आपका क्या है, कम। फिर एक्सटेंसिवली सबसेंटिव टेस्टिंग करो। अभी IRCR पर ही समझ में आ रहा है,
ओवरऑल ऑडिट रिस्क में तो तीनों चीजें आती हैं, क्लियर है। लेकिन फर्स्ट अपन क्या करेंगे, अपन वो प्रोसीजर लगाएंगे जिससे इनहेरेंट रिस्क पता लगेंगे, कंट्रोल रिस्क पता लगेंगे, हमको ये पता लगेगा कि ये कितने हाई है कितने लो है, यहाँ गलती होने के चांसेस वगैरह जो है वो कितने, ठीक है। प्रॉपर ऑडिट प्लानिंग कंबाइंड विद प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म helps ensure that the auditor's opinion is both appropriate and reliable. तो अगर ऑडिट प्लानिंग प्रॉपर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ कंबाइन करके इससे इंश्योर किया जा सकता है कि the auditor's opinion is both appropriate and reliable. क्लियर है, ठीक है। ये ना, ये समझ लो कि अपन ने शॉर्ट में पूरा पढ़ा अभी, क्लियर है ना। अपन इसको थोड़ा सा डिटेल देखते हैं, ठीक है। ऑडिट रिस्क का क्या मीनिंग है? रिस्क की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लियरली स्टेटेड है, फिर भी ऑडिटर का ओपिनियन क्या है? अनमोडिफाइड। क्यों? क्योंकि मिस स्टेटेड है तो तुम्हारा ओपिनियन जो है उसमें वो क्वालिफाइड क्वालिफाइड ओपिनियन बोलते हैं। अरे सर, ठीक है, क्वालिफाई होना चाहिए, मॉडिफाई होना चाहिए। एग्जाम्पल, नकली सेल्स रिकॉर्ड हुई थी, प्रॉफिट्स इन्फ्लेटेड थे, ऑडिटर नहीं देख पाए, ऑडिटर मिला सब कुछ ट्रू एंड फेयर है जबकि नहीं था, तो ये क्या हो गया? ऑडिट रिस्क। ठीक है। क्यों ये मैटर करता है? क्योंकि ऑडिटर की रेप्यूटेशन को डैमेज कर देगा। मान लो कि तुमने किसी एंटिटी के उसको बोल दिया कि भैया ट्रू एंड फेयर है, और फिर नहीं निकला तो क्या होगा? देखो, ऑडिटर की तो रेप्यूटेशन है इसकी, सब कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है? सोच करके देखो, कोई ऑडिट क्यों कराता है? क्या मतलब ऑडिट करवाने से? एक एंटिटी है, तुम शेयर होल्डर हो, तुमने एंटिटी में इन्वेस्टमेंट किया, एंटिटी अकाउंट्स बना रही है, ठीक है ना। एंटिटी में बोला 2 करोड़ का प्रॉफिट, समझ आ रहा है? ऑर्डर का काम ही क्या है? ऑर्डर का काम ये है कि तुमने बोला कि भाई चेक करने जा, समझ में आ रहा है? पता चला कि वो गड़बड़ था, इनने बोल दिया सही है, तो बाद में निकला कि वो गड़बड़, समझ में आ रहा है? अब इस ऑडिटर का क्या होने वाला है? केस तो ठीक है, चलो समझ में आ रहा है, वो तो हो गई। उसके अलावा करियर ही बर्बाद है, क्योंकि ऑडिट का पूरा करियर किस बात पर बेस्ड है? कि आपके साइन से यूजर एंटिटी पर भरोसा कर रहा है। अगर आपका ही भरोसा नहीं है तो आपसे कौन साइन कराने वाला? आ रहा है समझ में? ठीक है ना। फिर तुम दूसरी सर्विसेज दो, समझना, लेकिन ऑडिट की सर्विसेज नहीं। यहाँ लोकल लेवल पर थोड़ा थोड़ा वैसा चलता है ना। कह रहे ये ऑर्डर बहुत काम का है, कैसे भी साइन कर सकता। अरे उल्टा है वो। अरे समझ में? मतलब फेमस तो राखी सावंत भी है ना, मतलब अरे समझ में? ठीक है, शाहरुख खान भी, आमिर खान भी, लेकिन राखी सावंत भी है। पॉइंट ये फॉर ओन रीजंस, तो यही है। थोड़ा सा गड़बड़ है, अब क्या करोगे? हर चीज, कोई चीज परफेक्ट तो होती नहीं, इसलिए चलो। ऑर्डर अनमोडिफाइड ओपिनियन देते, जबकि गुड्स वो बुक्स में क्या है, गड़बड़ी है ना। मैटर इसलिए करता है क्योंकि ऑर्डर की रेप्यूटेशन डैमेज हो जाएगी और फिर तो काम ही मिलना बंद हो जाएगा, मेरा पूरा रेवेन्यू ही निपट गया। कैन लीड टू रेगुलेटरी एक्शन, और दूसरा कि आपके ऊपर भी एक्शन हो सकता है, ठीक है। ऐसे 200 जो है उसका नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे 200 सबसे पहला स्टैंडर्ड है, समझ लो, ऑडिटिंग के लिए। समझ रहे हैं? 200 से ही स्टार्ट है, इंटरनेशनल नंबरिंग की गई। उसमें लिखा है कि आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेंगे ताकि ऑडिट रिस्क क्या हो जाए, एक्सेप्टेबली लो लेवल तक गिर जाए, है ना। और आप एक रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे जिस पर आप अपना ओपिनियन जो है वो बेस करेंगे। क्या ऑब्जेक्टिव है? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लो ताकि ऑडिट रिस्क को रिड्यूस कर पाओ। किस लेवल तक? एक्सेप्टेबली लो लेवल। ये एक्सेप्टेबली लो लेवल भी आगे चल करके हम इसको बहुत प्रॉपरली डिफाइन करेंगे, इसको कि हम मटीरियलिटी वर्ड से पहचानेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? फिर ड्रॉ अ रीजनेबल कंक्लूजन
रीजनेबल कंक्लूजन अपना ड्रॉ करो तुम चेकिंग के बेस पे कि तुमने इतनी चेकिंग की, कोई गड़बड़ी नहीं निकली, मतलब कि यहाँ पर सब सही है, तो फिर आप अपना ओपिनियन दे दोगे, है ना। जब गड़बड़ी निकलेगी तो आप थोड़ा सा और देखोगे कि इसमें और कितनी गड़बड़ी हो सकती है। देखो ऐसे मत समझना कि क्लाइंट गड़बड़ी करेगा, जो पकड़ में आ गई तो फिर उनको ठीक कर देगा, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ी या पकड़ में आ गई तो वही ऑडिटर का एरिया फिर बन जाएगा। जब मैं ज्यादा चेक करूंगा, क्योंकि पहले मैं काम रिस्क लेकर के चल रहा था, लेकिन जैसी गलतियां पकड़ाई तो रिस्क ही बढ़ेगा, तो मैं चेकिंग ज्यादा करूंगा, नहीं तो फिर मैं ओपिनियन फिर गड़बड़ होगा। समझ में आ रही है बात। गलती होने के चांसेस, द मोमेंट गलती होने के चांसेस बढ़े, ऑर्डर का काम बढ़े। ठीक। तो अगर कंपनी ने फेक रेवेन्यूज रिकॉर्ड करे, प्रॉफिट्स ओवर स्टेटेड है, अगर ऑडिटर ने ओवरलुक कर दिया इसको, तो ऑडिट ओपिनियन क्या हो जाएगा बेटा, इनअप्रोप्रिएट। अदर रिस्क से इसका क्या रिलेशन है? ऑडिट रिस्क इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आरएमएम एंड डिटेक्शन रिस्क। बेसिकली सीआर इंटू डीआर, और आईआर सीआर मिलाकर के क्या बनता है, आरएमएम। ये क्लियर है? ठीक, चलो बाकी कल करें। ठीक।